हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी पर। साथियों, आज हम अपनी सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी सीडीपी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट सीडीपी करेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट को अपनी कवर करेंगे। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी तमाम टॉपिक्स हैं, जितना भी कंटेंट है, सारा चीज़ को कंप्लीट करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सीडी यानी कि बाल विकास कंप्लीट करने के बाद हम अपनी पेडागोजी पर चर्चा करेंगे, यानी कि शिक्षण शास्त्र पर चर्चा करेंगे, यानी कि टीचिंग किस प्रकार से करते हैं, यानी पढ़ाते कैसे, उस पर हम अपनी चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, करिकुलम क्या होता है, क्वेश्चन पेपर का सेटअप कैसा होना चाहिए, इस तरह के तरीके से तमाम चीज़ों पर चर्चा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे साथियों, अपने सीटेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, एमपी टेट, एसटेट, सभी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम अपनी बाल विकास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और आज का जो आपका सेशन जो है वो है, सबसे पहला जो आपका आज सेशन है वो है आपका मनोविज्ञान क्या है। यानी आज हम मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, मनोविज्ञान किसे कहते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी चेक करेंगे तो आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से। तो इस चीज़ को आज हम कंप्लीट कर देंगे। सेशन के अंत में कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको देखेंगे सेशन ख़त्म होने के बाद में जब सीडी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जब हमारा बाल विकास का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो अंत में इसके कंप्लीट होने के बाद हम अपने प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू करेंगे। ठीक है। तो और ये केवल आपके 2020 के लिए ही काम नहीं आएगा, ये आपके तमाम आगे भविष्य में जितने भी टेट एग्ज़ाम होंगे सभी में आपके ये काम आने वाली सीरीज़ होगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हम ये सेशन। तो सेशन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं अपने कंटेंट को कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन किन चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है। तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान का अर्थ, यानी आज हम देखेंगे कि भाई साइकोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहला लेसन आपका यही होगा। इसको करने के बाद सेकंड लेसन आपका मोटिवेशन है। उसके बाद हम डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर कुछ थ्योरीज़ को देखेंगे जिनमें से आपके बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं और यही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इनके अलावा और भी हैं, उनके सिद्धांतों के भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नाम आपको दे दिए हैं। ठीक है। पांचवा लेसन आपका होगा अधिगम, छठा होगा आपका बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, सातवां होगा आपका पर्सनैलिटी, फिर हम थिंकिंग पर चर्चा करेंगे। नौवां लेसन आपका होगा मेमोरी यानी कि स्मृति, और लास्ट आपका होगा निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए जब चलेंगे, जैसे ही एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है, एक लेसन जैसे ही कंप्लीट होता है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यही तरीका हमारा तमाम सेशंस में रहेगा। तो साथियों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी पर, और शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, अपना लेसन 1 यानी मनोविज्ञान क्या है। ठीक है। तो चलिए, तो देखो साथियों, मनोविज्ञान क्या है। यहाँ से जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं उसी प्रकार से बातें करते हुए चलेंगे, और यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी चेक करेंगे, केवल सी टेट के ही नहीं, अगर आप कोई और टेट एग्ज़ाम का भी चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे एज इट इज़। ठीक है। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, पढ़ेंगे उतना जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। तो साथियों, मनोविज्ञान क्या है, हमें मीनिंग इसका समझना है कि मनोविज्ञान जो शब्द आया है ये किस भाषा से आया है, ये किन शब्दों को मिलाकर बना है, उन शब्दों का क्या अर्थ होता है। ठीक है। किस प्रकार से इसकी परिभाषाएं तरह तरह से आई, और फाइनल
जो अंत में जो परिभाषा जिस पर सभी मनोवैज्ञानिक सेटिस्फाई हुए वो परिभाषा क्या होती है। तो सभी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए मनोविज्ञान जो है, या कहीं इंग्लिश में जो साइकोलॉजी, इसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। तो साथियों मनोविज्ञान जो है ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से मिलकर बना है। ठीक है, और एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और साइकी और लोगस दो ऐसे वर्ड थे जिनसे हमने साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को लिया है। अब देखिए साइकी का क्या अर्थ होता है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? सोल, यानी कि आत्मा। और लोगस का क्या अर्थ होता है? लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि स्टडी। ठीक है जी, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अब देखिए आपने इन दो शब्दों का जो मीनिंग देखा कि भाई साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आपसे हम पूछ रहे हैं मनोविज्ञान क्या है। तो इन शब्दों के आधार पर पहली परिभाषा यही बनी कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। और इस परिभाषा को समर्थन देने वाले दो दार्शनिक रहे हैं, प्लेटो और अरस्तु। इन्होंने इस परिभाषा को समर्थन दिया है, इन्होंने इस परिभाषा को मान्य माना है। लेकिन साथियों ये परिभाषा यानी मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विषय माना गया, इस परिभाषा को ज़्यादा समय तक मान्य नहीं माना गया। यानी कुछ समय बाद इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। अब इसको अमान्य करने का कारण क्या था? देखिए आत्मा का आप यहाँ पर अध्ययन करने की बात कर रहे हैं कि भाई मनोविज्ञान के अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आत्मा को देखा है? क्या आपने कभी उसका शेप और साइज देखा है? आपने उसका कोई शेप साइज नहीं देखा है, आपने उसको कभी देखा ही नहीं है। ये एक अमूर्त चीज़ है, ठीक है, ये एक काल्पनिक चीज़ है। तो जिस चीज़ के बारे में जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं, जिसके बारे में आप कुछ तुलना नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में अध्ययन कैसे कर सकते हैं? आप कैसे बता सकते हैं कि आत्मा का रंग ये होता है, इस प्रकार से आत्मा काम करती है? आप कैसे बता सकते हैं? तो जब ये आपके लिए अमूर्त है और आप इस चीज़ के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, तो आप इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। यानी मनोविज्ञान को जो आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया था, अब इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आत्मा को आप ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना ही इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने ये परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन हम मनोविज्ञान को जब हम पढ़ेंगे तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बनाते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले, मान लीजिए हम कोई भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें उसकी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ ना कुछ उसकी परिभाषाएं जाननी पड़ती है। और उन सब चीज़ों को जानने के बाद इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक, तो आत्मा का अध्ययन जो विषय माना गया मनोविज्ञान को, ये जो है आपका अमान्य घोषित कर दिया गया। और इस परिभाषा को फॉलो करने वाले कौन थे? प्लेटो और अरस्तु। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ठीक है, ठीक है जी। अब जब ये इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो भाई परिभाषा की तो हमें ज़रूरत थी, परिभाषा तो हमें चाहिए। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, 17वीं 18वीं शताब्दी का समय आया, और इस साइकी का अर्थ, यानी जहां हमने पीछे देखा कि साइकी का अर्थ हमने देखा था आत्मा, अब उसी साइकी का अर्थ अब मन माना जाने लगा। अब मन इसका अर्थ माना जाने लगा। यानी मन, जैसे ही हमने इसका अर्थ मन बनाया, और आपने देखा मनोविज्ञान, अगर हम मनोविज्ञान भी अगर हम लिखते हैं मनोविज्ञान, तो आप देखते हैं मनो से हम बात करते हैं कि भाई मन जमा विज्ञान, मनोविज्ञान, मनो जमा विज्ञान, मतलब कि मनोविज्ञान, यानी कि कहीं ना कहीं मन की यहाँ पर बात हो रही है।
तो जब साइकी का अर्थ मन माना जाने लगा तो मनोविज्ञान को कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मन का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मन का अध्ययन करते हैं। और इस विचार का समर्थन करने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक थे साथियों, कांट, होब्स, जॉन लॉक। कुछ मनोवैज्ञानिक और भी थे, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो इस परिभाषा का समर्थन करते थे, लेकिन इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया, कुछ समय बाद इस परिभाषा को भी साथियों अमान्य घोषित कर दिया गया कि मनोविज्ञान का अर्थ मन का अध्ययन करना नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से हम मन को भी नहीं देख सकते। आप अपने साथी का या अपने किसी दूसरे जन का या अपने टीचर का या मेरा ही मन, कि मेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आप नहीं बता सकते। आप मेरे मन को नहीं पढ़ सकते, आप उसे ना देख पाएंगे, ना आप उसका शेप देख पाएंगे, ना उसके साइज देख पाएंगे, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, आप वो सब चीज़ें नहीं जान पाएंगे। तो यानी जब आप इन सब चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमने इसमें मन का अध्ययन करना होता है। तो इसीलिए जो परिभाषा आई दूसरी, मन का अध्ययन, कि मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है, इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने देखा कि भाई साइकोलॉजी जो शब्द आया वो ग्रीक भाषा से आया, और ग्रीक भाषा के भी दो शब्दों से वो जुड़कर बना, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब हुआ आत्मा और लोगस का मतलब हुआ अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि आत्मा को आप न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में साइकी का अर्थ मन माना जाने लगा। अब मन को भी आप ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों परिभाषाओं को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब धीरे धीरे जैसे साथियों समय बीता, रिसर्च तो चल ही रही थी, क्योंकि परिभाषा का होना बड़ा ही आवश्यक था। तो 1879 का समय जब आया, तो 1879 में विल्हेम वुंट नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या किया, जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करी। कहाँ पर करी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित? इन्होंने जर्मनी में करी। ठीक है, और किसने करी? विल्हेम वुंट ने करी। आप प्रीवियस ईयर के देखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 1879 में विल्हेम वुंट द्वारा जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करी गई। और जर्मनी में जो इन्होंने जो अपनी प्रयोगशाला जो स्थापित की थी, वो की थी साथियों लिपजिंग विश्वविद्यालय में। लिपजिंग विश्वविद्यालय, ठीक है जी, जिसका नाम बदलकर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है जी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। यानी 1879 में विल्हेम वुंट द्वारा जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित करी गई, उस लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया। अभी तक क्या था साथियों, जब तक ये मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है ये स्थापित नहीं हुई थी, तब तक, जब तक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित नहीं हुई थी, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही एक भाग या हिस्सा माना जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्रयोगशाला बनी, इन्होंने जैसे ही अपना काम करने शुरू करे, अपनी रिसर्च इन्होंने शुरू करी, तो मनोविज्ञान को एक अलग विषय में स्थापित कर दिया गया। यानी इसको एक अपना एक अलग अस्तित्व मिल गया, इसको एक अपना अलग स्वतंत्र रूप मिल गया। अब इससे पहले क्या था, ये दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। दर्शन शास्त्र वो होता है साथियों जिसमें हम आत्मा, परमात्मा इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जो आत्मा में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं उनको दर्शन शास्त्री कहते हैं।
तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि प्लेटो और अरस्तु कैसे व्यक्ति थे? वो दर्शन शास्त्री थे, क्योंकि वो आत्मा का अध्ययन कर रहे थे। परिभाषा के अनुसार वो उस परिभाषा को, आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विषय बता रहे थे मनोविज्ञान को, उस परिभाषा को वो फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि 1879 में विल्हेम वुंड द्वारा जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करी गई और उस लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और जब तक ये प्रयोगशाला स्थापित नहीं होती है तब तक मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही विषय माना जाता था, लेकिन प्रयोगशाला के स्थापित होने के बाद मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक, अब देखिए, जैसे ही ये अपनी रिसर्च कर रहे थे, जो भी इन्होंने काम किए, तो अपने काम के अनुसार, अपनी रिसर्च के अनुसार विल्हेम वुंड ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन बताया। मनोविज्ञान को, सॉरी यहाँ पर वुंड है, ये वुड नहीं है, ये वुंड है, विल्हेम वुंड। ठीक है जी, इसका ध्यान रखें। तो वुंड ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन बताया। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। ठीक है जी, चेतना यानी आपकी कॉन्शियसनेस। इन्होंने चेतना का अध्ययन करने वाला विषय बताया। चेतना यानी आपके जो इमीडिएट, जो आपकी जो अनुभव है, इमीडिएट जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, तात्कालिक अनुभव जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, अभी आपको जागृत फॉर्म में जो भी आपको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं या जो भी चीज़ आप समझ रहे हैं या जो भी चीज़ देखकर जो भी आप रिएक्शन तुरंत कर रहे हैं, वो आपके चेतन अनुभूति के अनुसार हो रहे हैं, यानी वो आप इमीडिएट उन पर एक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाई ये चेतना का अध्ययन करने वाला विषय है। अब ये परिभाषा भी कुछ समय तक जो है मान्य रही, लेकिन कुछ समय बाद इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि चेतना का अध्ययन करने वाला विषय, चलो हमने माना कि ये चेतना का अध्ययन करने वाला विषय है, लेकिन आप जानते हैं मनुष्य का जो अधिकतर जो अनुभव होते हैं, अधिकतर जो अनुभव होते हैं वो अचेतन होते हैं, वो अचेतन अनुभव होते हैं। चेतन अनुभव तो होते हैं, लेकिन अधिकांश जो अनुभव होते हैं वो अचेतन होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अचेतन का कोई भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र नहीं किया, इन्होंने इसके बारे में कोई भी यहाँ पर बात नहीं बताई। तो इस वजह से इस परिभाषा को भी गिरा दिया गया, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। अब देखिए, चेतन अचेतन थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको चेतन के बारे में बताया, जो भी आपके इमीडिएट रिएक्शंस हैं, जैसे ही आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उस पर आप जो भी चिंतन कर रहे हैं वो इमीडिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये इमेज थोड़े, ये पहाड़ बनता है ना माइंड का, तो हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जो छोटा पहाड़ होता है वो हमारा चेतन, और जो बड़ा पहाड़ होता है वो हमारा अचेतन। तो अचेतन मन के अंदर हमारी वो सभी भावनाएं छिपी रहती हैं जो हम चीज़ें पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें मिल जाए, लेकिन हमें मिलती वो नहीं है, हमें उन पर काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, कुछ फीलिंग्स जो होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में छिपी हुई होती है। अब जब हम सोते हैं तो ड्रीम्स में वो जो, जब स्वप्न में आते हैं तो वो चीज़ें उनमें पूरी हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए। तो हमारे जो अधिकांश जो अनुभव होते हैं, हमारे जो अधिकांश जो हमारे कृत्य होते हैं, वो अचेतन अनुभव के कारण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बताया ही नहीं अचेतन मन के बारे में, इन्होंने अचेतन के बारे में यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो इस परिभाषा को इसलिए गिरा दिया गया और अमान्य घोषित कर दिया गया। समय बीता, फिर से कुछ मनोवैज्ञानिक आए। अब की बार क्या होता है कि व्यवहारवादी आते हैं, और व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय इन्होंने बताया, और वर्तमान समय में इसी परिभाषा को अब आज तक मान्य माना गया है। ठीक है, अब देखिए, व्यवहार का अध्ययन, ये परिभाषा 100% तो नहीं, लेकिन 99% ये परिभाषा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप जो है किसी के व्यवहार को देखकर ही बता पाते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है।
इसकी क्या, किस प्रकार की इसकी सोच हो सकती है उसके कृत्यों को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बता सकते हैं कि ये कितना मोटिवेटेड है अपने काम को लेकर, ये कितना सीरियस है अपने काम को लेकर, ठीक है। उसकी लैंग्वेज को सुनकर आप बता सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार के बैकग्राउंड से आता है, ये किस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। तो यानी व्यवहार का अध्ययन करना ईजी होता है। व्यवहार को हम देख भी पा रहे हैं, उसके व्यवहार के कारण जो भी वो काम कर रहा है उन्हें हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना जो है लॉजिक लगा रहे हैं। तो यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, मन का अध्ययन करते हैं, चेतना का अध्ययन करते हैं, या फिर व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या फिर कहें मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के भी मन में ये बात आ रही हो कि व्यवहार का अध्ययन, चलो हमने कहा कि भाई हमने व्यवहार को देखकर मान लिया कि भाई जो है कोई व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो जो व्यवहार कर रहा है वो दिखावे वाला व्यवहार कर रहा है, मतलब कि हमारे सामने किसी और प्रकार का व्यवहार कर रहा है और असल में उसका व्यवहार किसी और प्रकार का है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति 24 घंटे अपने अननेचुरल बिहेवियर में नहीं रह सकता है। वो अधिकांश उसका जिस प्रकार का बिहेवियर है वो उसी में रहेगा। इसलिए इस परिभाषा को मैंने बताया कि ये 99% करेक्ट है और इस परिभाषा को हमने मान्य माना है, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ व्यवहारवादियों के आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं जिन्होंने इस परिभाषा को सपोर्ट किया है, जैसे कि पावलोव, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक। ये सभी कैसे मनोवैज्ञानिक है? ये सभी व्यवहारवादी हैं, ठीक है। ये व्यवहारवाद को बढ़ावा देते हैं। तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को मान्य माना है और इस परिभाषा को फॉलो किया है, और आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय ही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस नाम को थोड़ा आप ध्यान रखें, वॉटसन को जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म माना जाता है, यानी व्यवहारवाद का जनक, ठीक है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि इनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, ये सेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो अब आपसे कोई अगर पूछे कि भाई मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय जो होता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। अब आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि मनोविज्ञान जो शब्द लिया गया है, यानी साइकोलॉजी जो शब्द लिया गया है, वो किस भाषा से लिया गया है? वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साइकी प्लस लोगस, ठीक है। साइकी का अर्थ आपसे पूछेगा तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, प्रारंभ में, ठीक है। साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। अब आपको परिभाषाओं का क्रम याद रखना है कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन माना गया, आत्मा के बाद साइकी का अर्थ जब मन माना गया तो इसको मन का अध्ययन माना गया, मन का अध्ययन मानने के बाद जब इसको अमान्य घोषित कर दिया गया तो 1879 में विल्हेम वुंट द्वारा जब मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करी जाती है तो उनके अध्ययन के अनुसार मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन माना गया और अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना गया, ठीक है। तो इस क्रम को आपको याद रखना है कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता था, उसके बाद आपका मन, फिर चेतना और अंत में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना गया, ठीक है। तो ये था आपका मनोविज्ञान का अर्थ। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। व्यवहारवादियों के नाम याद रखना कि किन्होंने जो है इस परिभाषा को फॉलो किया है, माना है। पावलोव, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है। वाटसन जो है फादर ऑफ आपके बिहेवियरिज्म माने जाते हैं, ठीक है। व्यवहारवाद का जनक इनको माना जाता है।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये था आपका पहला सेशन। अब इतनी चीज़ें समझ में आपको आ चुकी होंगी, ये चीज़ें आप समझ भी गए होंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप कितने भी आप एग्जाम पिछले उठा लीजिए, बार बार यहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, और यही चीज़ें पूछी गई। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद अपने सेशन को आज हम खत्म करते हैं। उसके बाद हम सेकंड आपका टॉपिक लेंगे मोटिवेशन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पर। सॉरी, क्वेश्चन से पहले तो यानी फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी व्यवहार किस प्रकार से वो कर रहा है उसके हिसाब से हम चीज़ें बताते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा या बच्चा होगा, ठीक है। तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए, जब शिक्षा बच्चा लेता है तो उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो जब उसको एक औपचारिक शिक्षा मिलनी शुरू होती है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू होता है। तो उसी व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है शिक्षा के कारण, उसी के व्यवहार में परिवर्तन होने के कारण का अध्ययन करने का, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यानी शिक्षा लेने के बाद जो बच्चे के अंदर परिवर्तन आया उसका जो हमने अध्ययन किया उसे हमने शिक्षा मनोविज्ञान कहा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। पहला ऑप्शन व्यवहारिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन शुद्ध विज्ञान, तीसरा ऑप्शन विशुद्ध विज्ञान, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो आपको मैं बता चुका हूं कि आत्मा का अध्ययन करने वालों को हम दर्शन शास्त्री कहते हैं, ठीक है। दर्शन शास्त्र के अंदर जो है आत्मा का अध्ययन किया जाता है, वो आत्मा में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, दर्शन शास्त्र में किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, पहला ऑप्शन इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, तीसरा ऑप्शन इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, और लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो यहाँ पर साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, दूसरों को प्रभावित कर सके। किसे प्रभावित करना है, हमें किसी को प्रभावित नहीं करना है, ठीक है। अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, कोई मैटर नहीं है कि प्रथम आना है, हमें लास्ट आना है, ये आना है, वो आना है, ठीक है। कंपटीशन से तो बचाना। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, आपका काम अच्छा होगा तो आपको आत्मसंतुष्टि अपने आप ही मिल जानी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक के लिए इसलिए अच्छा होता है, इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी हम तमाम चीज़ें पढ़ेंगे वो बच्चे के बारे में पढ़ेंगे कि भाई बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चा किस उम्र में आकर किस प्रकार से चिंतन कर सकता है, किस प्रकार से उसके बिहेवियर हो सकता है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम कैसे उसके बिहेवियर का यूज़ कर सकते हैं शिक्षा में, कैसे उसकी जो है अगर कोई वो किसी और बहुभाषी क्षेत्र से आता है तो उसकी बहुभाषी क्षेत्र में से किस प्रकार से उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपका कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि 1879 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जर्मनी में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। तो ये आंसर भी आपको बहुत आसानी से पता होगा। अब पहला ऑप्शन है गाल्टन, दूसरा है आपका अल्फ्रेड बिने, तीसरा है आपका विल्हेम वुंट, और चौथा ऑप्शन आपका विलियम जेम्स। तो अब आपको पता है कि विल्हेम वुंट द्वारा पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जर्मनी में करी गई थी, ठीक है।
अब प्रयोगशाला विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया, ये भी आप जानते हैं, विल्हेम वुंड द्वारा, क्योंकि सबसे पहले प्रयोगशाला इन्होंने ही जो है स्थापित करी थी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। देखिए बाल मनोविज्ञान, बाल शब्द इसमें है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है विद्यालय, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या अच्छा शिक्षक। देखिए बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है साथियों वो है आपका बालक, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बालक से ही मतलब है। ठीक है, क्योंकि आपको बालक को ही पढ़ाना है, बालक का ही आपको करियर संवारना है। ठीक है, तो उसी के अंदर आपको परिवर्तन लाना है, उसी के बिहेवियर को आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो आपका जो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन है, बालक होते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप समझ पाए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही था साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम मोटिवेशन शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।